मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान जंग। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने परसों 100 मिनट का भाषण दिया और आज राज्यसभा में मोदी 90 मिनट तक बोले। प्रधानमंत्री ने सत्ता में वापसी के लिए मोदी 3.0 वाला नारा पेश कर दिया। बाकायदा 5 साल का खाका खींचकर आज मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। नेहरू से लेकर मौजूदा कांग्रेस की नीतियों तक पर मोदी ने जमकर हमला बोला। I shall now 90 मिनट तक धारा प्रवाह भाषण के बाद संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इनकी वारंटी खत्म हो गई है, उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसके विचारों के प्रति विश्वास करते चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के अपने संबोधन के दौरान देश को न सिर्फ सत्ता में वापसी का भरोसा दिलाया बल्कि मोदी 3.0 का खाका भी पेश किया। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बहाने पीएम ने एक बार फिर 400 प्लस का नारा दिया और कांग्रेस पर 40 सीटों वाला तंज भी कस दिया। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। मोदी ने जब भाषण की शुरुआत की तो निशाने पर कांग्रेस ही रही। नई पुरानी कांग्रेस की तमाम नीतियों पर मोदी ने सवाल उठाए। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। चुनावी मौसम में मोदी ने मुफ्त अनाज देने की स्कीम को जारी रखने का ऐलान किया है। हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जीत करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। तो संसद में मोदी ने सत्ता में वापसी का 3.0 प्लान क्या है वो पेश कर दिया है। तो बीजेपी के रणनीतिकार सीटों का अंक गणित अब इस वक्त दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं और उसी कड़ी में चर्चा अब आरएलडी की भी हो रही है। खबर है कि बीजेपी नेताओं के साथ अखिलेश के साथी जयंत चौधरी की डील डन होने की तरफ है। बड़ी खबर यह मिल रही है कि आरएलडी को स्वतंत्र प्रभार के केंद्रीय मंत्री का ऑफर है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी को 2 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। सूत्रों से यह बड़ी जानकारी, आरएलडी को स्वतंत्र प्रभार के केंद्रीय मंत्री का ऑफर। क्या जल्द छोड़ेंगे इंडिया का हाथ? एक तरफ यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत की तैयारी चल रही है, सहयोगी दलों को न्योते भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों पर धाक रखने वाले जयंत इंडिया को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने आरएलडी को 2 लोकसभा की सीटें ऑफर की हैं।
जिनमें बागपत और मथुरा की सीट शामिल है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएलडी को एक राज्यसभा की सीट भी ऑफर की गई है। जयंत राजी होते हैं तो 1-2 दिनों में बात बन जाएगी और जल्द ही इसका फैसला भी सामने आ जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जयंत कहीं नहीं जाएंगे और इंडिया के साथ ही जुड़े रहेंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। सवाल ये है कि यूपी में सबसे पहले अखिलेश के साथ सीट शेयरिंग करने वाले जयंत का इंडिया से मोहभंग हुआ क्यों? सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव ने आरएलडी को नाराज कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें दी हैं, लेकिन 3 ऐसी सीटें हैं जिसमें कि कैराना है, मुजफ्फरनगर है और बिजनौर है, जहां समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को तरजीह देने की बात कर रही है। और इन उम्मीदवारों को यहां तक की बात कही जा रही कि आरएलडी के टिकट सिंबल होगा और उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के होंगे। इन बातों से जयंत चौधरी नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने जब अपने पहले से तय कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया तो असंतोष की इस थ्योरी को और भी ज्यादा हवा मिली है। जयंत का आना एनडीए के मिशन 400 को नई उड़ान देगा। बीजेपी समेत यूपी में एनडीए के बाकी दल भी इस खबर से उत्साहित हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यशैली के साथ और इस देश का जो विकास हो रहा है, जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य। किसानों का भला हम कर रहे हैं, किसानों की नींद, किसान का दिल मिल है, उसे हम चला रहे हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब किसानों के सारे समस्या हम समाधान कर रहे हैं तो नेताओं के भी समस्या समाधान हो गए। सवाल है कि राम नाम की लहर और मोदी योगी के चेहरे के होते हुए भी बीजेपी को आखिर जयंत की जरूरत क्यों पड़ी? इसको समझते हैं। यूपी की 10 से 12 सीटों पर जाटों का प्रभाव है। पश्चिमी यूपी की करीब 17% आबादी जाटों की है। यही नहीं, विधानसभा की करीब 50 सीटों का फैसला भी जाटों के वोट से ही होता है। इसके अलावा किसान आंदोलन से हुई जाटों की नाराजगी को भी जयंत को जोड़कर कम करने का प्रयास है। ये तो हुई 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी की बात। आखिर जयंत के लिए भी बीजेपी के साथ आना क्यों फायदे का सौदा साबित हो सकता है, वो समझिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था। साथ ही आरएलडी भी उसके साथ थी। चौधरी अजीत सिंह काफी सक्रिय थे, लेकिन मोदी की आंधी में यह गठबंधन फेल हो गया। पिता पुत्र चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी अपनी अपनी सीटों से चुनाव हार गए। इस बार सपा बसपा का गठबंधन नहीं है। ऐसे में चुनाव जीतना काफी मुश्किल होगा। और इस बार राम मंदिर के उद्घाटन ने पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का चुनावी मिजाज बदल रखा है। जयंत और उनके सलाहकार इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि जयंत का मन डोल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का समीकरण दुरुस्त करने के साथ आज दक्षिण भारत में भी सियासी समीकरण सेट करने की तैयारी हो रही है। थोड़ी देर बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात होने वाली है और खबर है इससे जुड़ी हुई कि नायडू सीट शेयरिंग और समझौते के लिए ही दिल्ली आ रहे हैं। रात को दिल्ली में ही वो रुकेंगे। अमित शाह के साथ ही जेपी नड्डा से भी चंद्रबाबू की मुलाकात होनी है। तो आंध्र में टीडीपी से सीटों का समझौता होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर ये मुलाकात भी होनी है। दिल्ली में ही रुकने का कार्यक्रम है और अमित शाह के साथ जेपी नड्डा के साथ भी चंद्रबाबू नायडू की ये मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है। एक रिपोर्ट आप देखिए। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को 50% वोट मिले थे, जबकि 3 सीट जीतने वाली टीडीपी को 40% वोट, जनसेना को करीब 6% और कांग्रेस बीजेपी को महज 1% वोट ही मिले थे। 2019 चुनावों से पहले तक टीडीपी एनडीए का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के मुद्दे पर टीडीपी से रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि उसके बाद हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पांच साल तक विपक्ष में रहने के बाद अब टीडीपी ने बीजेपी की तरफ
फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बीजेपी को भी दक्षिण भारत में अपना आधार मजबूत करने के लिए दमदार दोस्त की दरकार है। चूंकि नायडू एनडीए के संयोजक की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए भरोसेमंद साथी साबित हो सकते हैं। बीजेपी के लिए इस बार दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को पार पाने के लिए बीजेपी एक ईंट जोड़कर गठबंधन की बड़ी दीवार बनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने कर्नाटक में जेडीएस से समझौता किया है। आंध्र में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पहले से एनडीए का हिस्सा है। केरल कामराज कांग्रेस और बीडीजेएस से गठबंधन है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके, ओपीएस, तमिल मनीला कांग्रेस, मूपनार और पुथिया तमलिंगम एनडीए का हिस्सा है। पौंडीचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस भी एनडीए में। कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दें तो बीजेपी दक्षिण के किसी भी राज्य में अपने दम पर ज्यादा मजबूत नहीं है। ना ही बीजेपी की सरकार है और ना ही बीजेपी के सहयोगियों की दक्षिण भारत के किसी राज्य में सरकार है। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी अपने सहयोगियों का कुनबा बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। ये आज की तस्वीरें हैं। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में तमिलनाडु के पूर्व सांसद और विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई मौजूद थे। बीजेपी दक्षिण के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की नीति पर काम कर रही है और इसके तहत 3 प्लान पर काम शुरू किया है। पहला, मोदी के चेहरे को आगे करना, दूसरा, सहयोगियों का कुनबा बड़ा करना, तीसरा, हिंदुत्व की लहर को उभारना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने दक्षिण भारत में ताबड़तोड़ दौरे किए थे। अलग अलग कार्यक्रमों को जोड़ लें तो पीएम करीब हफ्ते भर तक दक्षिण में ही थे, क्योंकि यहाँ बीजेपी का आधार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन बिना दक्षिण का किला जीते बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 प्लस के अपने सपने को साकार नहीं कर सकती। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 31 सीटें मिली थी। कांग्रेस गठबंधन को तब 65 और अन्य को 36 सीटों पर जीत मिली। 2024 के चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य अब की बार 400 पार है। 2019 में उत्तर भारत में बीजेपी का परचम लहराता नजर आया। इस बार के चुनाव में उनको दक्षिण का किला फतेह करना जरूरी है और इसलिए बीजेपी दक्षिण में खास तौर पे सहयोगी पार्टियों की तलाश कर रही है और टीडीपी उसमें से एक है। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली में हैं। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश पहली बार दिल्ली आए हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। नीतीश की ये मुलाकात इसीलिए भी अहम है क्योंकि 12 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा न देने का ऐलान कर सियासी पारा गरमा दिया है। बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। 9वीं बार सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पहली मुलाकात हुई है। दिल्ली में नेताओं से मेल मुलाकात के बाद नीतीश कल फिर पटना लौट जाएंगे। पटना में 12 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हालांकि स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने यह कहकर सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे और कार्रवाई आपके खिलाफ तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन
अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के विधायक हैं और 2022 में जब नीतीश बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ गए थे तब उन्हें स्पीकर बनाया गया था। अब वो बीजेपी जेडीयू की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को दांव पेच में उलझाना चाहते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही एनडीए नेताओं ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिव को दिया था। बीजेपी, जेडीयू और हम के नेता नोटिस देने वालों में शामिल थे। नियम यह कहता है कि जिस दिन स्पीकर के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाना है उससे 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। नेताओं ने तय समय पर ही नोटिस दिया, लेकिन स्पीकर अवध बिहारी चौधरी यह कहकर उलझाना चाहते हैं कि नोटिस उनको आज मिला है। अवध बिहारी के हिसाब से स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव 21 फरवरी या उसके बाद लाया जा सकता है, जबकि सत्र 12 फरवरी से शुरू है और उसी दिन प्रस्ताव आना प्रस्तावित है। अब जरा सदन का समीकरण समझिए। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायक चाहिए। बीजेपी के 78 और जेडीयू के 45 विधायक हैं। जीतन राम मांझी के 4 और 1 निर्दलीय भी सरकार के साथ है। यानी सरकार के पक्ष में बहुमत का जोड़ 128 का है, जो कि जरूरत से 6 ज्यादा है। सदन का समीकरण सरकार के बहुमत के साथ है, मतलब स्पीकर अवध बिहारी चौधरी का जाना तय है। यही वजह है कि डिप्टी स्पीकर और जेडीयू के नेता महेश्वर हजारी उन्हें सम्मान के साथ इस्तीफा देने की सलाह दे रहे हैं। एक तो नैतिकता होती है, स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, चूँकि समाजवादी नेता टाइप के आदमी हैं, इसीलिए इनको शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए। तू मैं से वो अलग रहना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो जो नियमावली में है, नियमावली के अनुकूल चूंकि इन पर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, इसलिए उस समय में जिस समय मतदान होगा उस पर आसन पर नहीं बैठ सकते हैं किसी भी हालत में। आज जानकारी की बात करें तो आज से 14 उनकी जानकारी से मतलब नहीं है। यहाँ दुनिया अभी भारत चलती है संविधान के अनुकूल, लिखा पढ़ी के अनुकूल चलती है, न कि मौखिक चलती है। उनको जानकारी 6 साल के बाद होगा, इसका मतलब 6 वर्ष तक लोग इंतजार नहीं न करेगा। इससे पहले 2022 में भी स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। एक तरीके से देखें तो स्पीकर का चुनाव ही सत्ता पक्ष के लिए शक्ति परीक्षण है। 12 फरवरी को सदन का सत्र हंगामेदार हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल विधानसभा से पास हो गया है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। तो बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के विधानसभा से ये बिल पास हो चुका है। उत्तराखंड ने नया इतिहास रचा। इससे पहले आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना, जिन्होंने कहा कि देवभूमि से देश की दिशा तय करेगा ये कानून। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। अब कानून बनने के लिए बस एक स्टेप की दूरी और बची है। राज्यपाल के पास भेजा जाएगा ये बिल, जिसके बाद राज्यपाल इसे मंजूरी देंगे और फिर ये कानून बन जाएगा। उत्तराखंड का दिन आज के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर चर्चाएं बहुत हुई, जिस पर निशाने भी कई साधे गए, लेकिन आज उत्तराखंड विधानसभा में ये बिल पेश हुआ और उसके बाद पास हो चुका है। मत संख्या 3 माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने इस बिल को लेकर कहा कि उत्तराखंड नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। उत्तराखंड ने नया इतिहास बनाया और देवभूमि से इस बिल के जरिए देश की दिशा तय होगी। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पास हो चुका है। ये बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें महिलाओं को बराबर अधिकार की बात रखी गई है, जिसमें महिलाओं के समान अधिकार की बात कही गई है, जिसमें कई ऐसे प्रावधान जो समाज सुधार के तौर पर देखे जा रहे हैं। और आज ये बिल उत्तराखंड विधानसभा से पास हो चुका है।